वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष JCERT द्वारा जो प्रतिदर्श प्रश्न या मॉडल प्रश्न प्रारूप पेश किए गए हैं दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए, उससे संबंध में या उससे लेकर के जो MCQ हैं उसका सॉल्यूशन आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूँ। और ये जो MCQ होंगे ये 1.5 घंटे के होंगे और 40 पूर्णांक की इस परीक्षा ली जाएगी इसकी। इसमें गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, मतलब इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। चलिए इसका जो प्रथम प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो किस तरह इसका गुणनखंड करते हैं 120 को? तो गुणनखंड करने के बाद 2 का पावर 3, 3 का पावर 1 और 5 प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 306 तथा 657 का महत्तम समापवर्तक 9 है। तो 306 तथा 657 का LCM क्या होगा? तो इसका LCM जब निकालते हैं, LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू B, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या 306 और 657 गुना 306 गुना 57 बराबर 9 गुना LCM होगा। तो 9 से जब इसको भाग देते हैं तो हमको 22,338 आता है। तो इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा 22,338 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि 15 और 25 का HCF क्या होगा? तो 15 और 25 का जब HCF होता है तो कॉमन में इसका आंसर केवल आता है, कॉमन जब लेते हैं तो कॉमन केवल 5 आता है, इसलिए इसका उत्तर केवल 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम में छोड़ते हुए डैश होता है। तो एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम में छोड़ते हुए कोई भी अभाज्य संख्या एक ही अपने आप से विभाजित होती है। तो अभाज्य गुणनखंड को उसके गुणनखंड के क्रम में छोड़ते हुए कितना होता है? प्राकृत संख्या के गुणनखंड जब करते हैं तो केवल उसका 2 गुणनखंड प्राप्त होता है। इसका गुणनखंड 2 प्राप्त होगा। द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है। तो इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा x², इस सूत्र पर जब हम सेट करते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3 है। इसको इस पर जब सेट करते हैं तो मान हमारा आता है 3x²। इसका मान हमारा जो आता है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 आता है। तो इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा, उत्तर हमारा हो जाएगा B वाला आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न हमारा है यदि ax² प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फ़ा और बीटा हो तो a प्लस बी का मान होगा। तो a प्लस बी का मान माइनस b/a होगा। इसका उत्तर हो जाएगा b/a माइनस b/a। अगला प्रश्न हमारा है किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है।
बहुपद के शून्य की संख्या होगी y बराबर पी एक्स। तो पी एक्स जो है यहाँ पर x किसी h पर नहीं काटता, ये जो लाइन है एक्स वाई का, इस ग्राफ में x जो कहीं पे नहीं भी कटता है, इंटरसेक्ट होता है, इसलिए इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, यदि समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो, तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो समीकरण का युग्म क्या होगा? समीकरण का युग्म जो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो इसका कोई हल नहीं होता, समीकरण का इसका कोई नहीं हल नहीं होता है। तो इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा कोई हल नहीं हो जाएगा। समीकरण युग्म 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित सरल रेखाएं, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये समपाती होंगी। इसका जो सॉल्व करते हैं तो इसका मान हमको क्या प्राप्त होता है जो, तो ये समपाती हो जाएगा, ये इसका उत्तर समपाती होगा। अगला प्रश्न हमारा है, सी के किस मान के लिए समीकरण युग्म सी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 तथा 6x माइनस 2y इक्वल टू 4 का अनंत हल है। तो अनंत हल जब होता है या अनेक हल होते हैं तो उसका कंडीशन होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, उसका सभी हल होना चाहिए तब वो उसका अनंत हल होता है। तो उस कंडीशन में जब मान इसका निकालते हैं तो मान निकालने के बाद हमको इसका आंसर जो होता है सी का वो 3 प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इक्वल टू 3। अगला प्रश्न हमारा है, समीकरण युग्म 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 तथा 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 का हल है। तो इसका जब हल निकालते हैं तो हल निकालने के बाद x इक्वल टू 2 आता है और y इक्वल टू -1 आता है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है वह क्या कहलाता है? तो जो अद्वितीय हल होते हैं, जिसका अनेक हल होते हैं, जो संगत है जिसका कोई हल नहीं होता वो असंगत होता है। तो जिसका कोई हल नहीं होता उसका उत्तर हो जाएगा असंगत। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा असंगत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इक्वल टू 1 का हल है। तो जब हल निकालते हैं इसका, तो हल निकालने के बाद x और y का मान इसका जो निकलता है वो होता है x का मान 5 और y का मान 4 आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण इसमें से कौन सा है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा द्विघात समीकरण में से, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ऑफ x माइनस 3, ये सी जो इसका हल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि विविक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट d इज़ ग्रेटर देन 0 तो मूल होंगे। तो d का मान जब 0 से अधिक होता है तो वो वास्तविक होता है और उसका अनेक मूल होते हैं या भिन्न मूल होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा वास्तविक और भिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति है। तो इसका मूल का प्रकृति के मूलों की प्रकृति डी, इसका जब हल करते हैं तो हल करने के बाद
क्वेश्चन जो हमारा है कह रहा है कि x² + x - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति है। तो जब सॉल्व करते हैं तो वास्तविक और भिन्न मूल निकलता है, क्योंकि 0 से इसका मान बड़ा निकलता है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वास्तविक, और ये नहीं होगा, वास्तविक और असमान निकलेगा इसका मान, क्योंकि ये 0 से मान इसका बड़ा निकलता है। इसलिए इसका उत्तर जो वास्तविक तथा असमान या अनेक हल होंगे। अगला प्रश्न है 17वां नंबर का, ax² + bx + c के दो भिन्न वास्तविक मूल हैं। जब दो मूल होते हैं तो d = 0 होता है। तो d का मान होता है ba² - 4ac। तो इसका उत्तर जो हमारा आ जाएगा ba² - 4ac = 0। द्विघात समीकरण x² - x + 3 = 0 का विभक्त कर क्या होगा, इसका d का मान क्या होगा। तो इसका मान जब निकालते तो इसका मान जो निकलता है तो इसका d होगा, इसका x d = -11 आता है इसका मान। यदि द्विघात समीकरण x² - 4x + k का = 0 का मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करें। तो k का मान इसमें ज्ञात करेंगे तो k का मान +4 आता है। तो इसका मान हो जाएगा +4। द्विघात समीकरण x² - 5x + 6 = 0 मूल ज्ञात करें। इसका मूल जब निकालेंगे तो इसका मूल जो निकलेगा तो k का मूल ज्ञात करें तो मूल जब ज्ञात करते तो x का मान इसका 2 निकलता है और y का मान 3। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन AP है। तो AP जो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी जो है, इसमें प्रत्येक पद के बीच का अंतराल समान होना चाहिए। तो इसमें B जो है उसके बीच का अंतर जो समान है 1 3 5 7, इसमें हर किसी के बीच 2 का अंतर, इसलिए इसका उत्तर B हो जाएगा। अगला प्रश्न है AP 2 7 12 का 10वां पद होगा। तो 10वां पद इसमें जब निकालते हैं A10 = a + 9 + a + 9d होता है। a का मान 2 है और उस पर सॉल्व करते हैं तो इसका मान जो हमको प्राप्त होता है उसका मान 47 आता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा C। अगला प्रश्न हमारा, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। तो 2 अंकों वाली संख्या 10 से लेकर 99 तक होती है और 3 से कटने वाले तो 3 6 9 12 और लास्ट जो है 100 से पहले 99। अगला प्रश्न हमारा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। तो 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं, जब इसका हल निकालते हैं तो इसका उत्तर जो हमको प्राप्त होता है वो 30 आता है, इसलिए इसका उत्तर 30 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 0 तथा 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 25 विषम संख्या आती है 0 और 50 के बीच में 25 सम संख्या आती है। इसका उत्तर जब निकलता है और योग निकालते हैं तो 625 आता है। 25 × 25 सभी वृत्त होते हैं तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। तो वृत्त जो हो जाएगा इसका आइडेंटिकल हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है, इसका जब मान निकालते हैं D = BC DB = 2 AE = 1.5 और EC = 3 है। तो जब इसका मान निकालते हैं तो मान निकालने के बाद इसका उत्तर जो आता है वो निकलता है 1 सेंटीमीटर। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के आधार पर AD/DB = AE/EC ये मान पुट करते हैं। इस पर जब मान पुट करते हैं तो 1 सेंटीमीटर निकलता है। अगला प्रश्न है कि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर, तो त्रिभुज क्या होंगे।
इनकी किस कसौटी के संगत कोण दो को बराबर तो तीसरा भी कोण ही बराबर ही होगा। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा एंगल 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 की समरूपता से, या तो इसको हम ले सकते हैं एंगल एंगल की समरूपता से। अगला प्रश्न है ए बी सी तथा पी क्यू आर के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो है साब ए का मान पी के मान के बराबर है, ए का मान जो है पी के मान के बराबर है, और बी का मान क्यू के बराबर है, सी का मान आर के बराबर है। तो इसका जो उत्तर जो होगा, उत्तर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा इसका। ए बी सी जो है पी क्यू आर का समरूप है। अगला प्रश्न जो हमारा है, ये दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात 4:9 है। तो दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, उसके भुजा का वर्ग भी बराबर ही होता है। तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। तो इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा, इसका उत्तर जो हो जाएगा डी वाला हो जाएगा 16:81। अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो उसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। तो उसका शीर्ष लंब की लंबाई √3 या √3a हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, एक समकोण त्रिभुज में ए बी बराबर 6√3, ए सी 12 और बी सी 6 है तो बी का मान क्या होगा। तो थीटा जो होता है जहाँ आता है, इसमें लेंगे ए बी बटा बी सी। जब लेंगे तो कटने के बाद √3 आता है, √3 का मान जो होता है p/h निकालते हैं। तो p/b जब निकलता है, p/b जो होता है tan थीटा, तो √3 cos tan 60 का मान होता है, इसलिए इसका मान ये हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा बी का मान। अगला प्रश्न हमारा जो है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अपरिमित रूप से अनेक हो सकती है। अगला प्रश्न हमारा जो है, एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर किसी बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई एक है, लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या जो है, वृत्त की त्रिज्या का मान क्या होगा। तो वृत्त की त्रिज्या का मान जो निकलेगा, इसका वृत्त की त्रिज्या 5 निकलेगा। तो इसका उत्तर जो है 5 हो जाएगा। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 तथा Q की केंद्र से दूरी 25 है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा 7 निकलेगा। तो इसका उत्तर हम 7 लेंगे। इसका हम उत्तर 7 लेंगे। तो इसका उत्तर 7 हो जाएगा। दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 3 और 5 है, तो उस वृत्त की जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, उसकी लंबाई जो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर होगी। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थीटा केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा, इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा, केंद्रीय कोण थीटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा बी। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास कहते हैं। इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। अगला प्रश्न है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करती है। चाप की लंबाई थीटा बटा 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा हमारा
इसका उत्तर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। तो इसका उत्तर हम निकालेंगे तो सी निकलेगा। अगला प्रश्न है 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसका जब उत्तर निकालेंगे है तो उत्तर निकालने के बाद इसका मान आता है 132/7 आता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल r बराबर 6 है, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो इसका जब मान निकालते हैं तो मान इसका निकलता है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी में बांध दिया गया तो उस बाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है। r बराबर 7 है तो क्षेत्रफल जब निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का मान जब पुट निकालते हैं तो हमारा मान जो निकलता है वो निकलता है 154 मीटर स्क्वायर। तो आज मैंने आपके समक्ष 10वीं वर्ग की जो मैथ है उसका मॉडल प्रश्न प्रारूप 1 रखा। आने वाले दिनों में और भी मॉडल प्रश्न को आपके समक्ष रखा जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक कर दें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुंचती रहे। धन्यवाद।